हाय एवरीवन, सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे हम लोग। एक लेक्चर देख चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन भी देखे दो आधार पे। एक नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे, जिसमें बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी पढ़ा हमने, और दूसरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट के आधार पे, जिसमें सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन के बारे में देखे हम लोग। आज सॉल्यूशन का ही और जो क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पे किए गए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर के आधार पे सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है। तो इसमें दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। पहला एक्वस सॉल्यूशंस, दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, देखो, एक्वस सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन which is made in aqueous solvent, and aqueous word comes from aqua. Aqua means water. तो वाटर जो है, इस वाटर को हम लोग बोलते हैं एक्वा। That's why it is called aqueous solvent. It is also called universal solvent. Why it is called universal solvent? So has a tendency to dissolve a large number of substances या ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ईजिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध है, इन एबंडेंट अमाउंट, माने जहाँ चाहो वहाँ मिल जाएगा और जितना चाहो उतना मिल जाएगा। आसानी से उपलब्ध है और वो भी प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट अमाउंट। नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं है, नॉन टॉक्सिक नेचर का है। कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, तो उस हिसाब से आप इसको जिस कलर का चाहो इस कलर का बना सकते हो। हाईली पोलर, बहुत ज़्यादा पोलर है। डायपोल मोमेंट 1.84 dBi। किसी भी सब्सटेंस का पोलैरिटी हम लोग डायपोल मोमेंट से मेजर करते हैं, जिसको म्यू से दिखाया जाता है। तो वाटर का यह जो डायपोल मोमेंट है वह है 1.84 dBi, जो कि एक बड़ा वैल्यू है। तो वाटर जो है हाईली पोलर नेचर का भी हुआ। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी सॉल्वेंट का, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो वह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी वाटर का बहुत ज़्यादा होता है। हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 डिग्री सेल्सियस पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का, वह होता है 80.4। टेम्परेचर बढ़ाने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू घट जाता है, और जब इसको रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो यह होता है 78.5, अप्रॉक्स 79। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, तो याद रखोगे, बार बार टर्म आएगा।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट का एक प्रॉपर्टी है जो एबिलिटी, उसको एक प्रकार से बोलो, जो करता क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है। एक प्रकार का फोर्स बोलो इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट का एक एबिलिटी, प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है, तोड़ता है। तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख रहे हो रूम टेम्परेचर पे अप्रॉक्स 79 या हाई वैल्यू है, मतलब वाटर के पास इतना एबिलिटी है कि वह सॉल्यूट के बीच कितना हो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहे उसको ब्रेक कर सकता है, यह एबिलिटी है वाटर में। तो इन स्पेसिफिक कारणों की वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, साथ में एक्वा सॉल्वेंट, क्योंकि एक्वा से आया है और एक्वा मतलब होता है वाटर। तो अब यदि किसी सॉल्यूशन में वाटर एज ए कंपोनेंट हो, वो भी लार्ज अमाउंट में हो, सॉल्वेंट के रूप में हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट अबाउट नॉन एक्वस सॉल्यूशन? तो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस आर दोज विच आर मेड इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। और ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं भाई? नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं? तो सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर, वाटर हुआ एक्वस, तो वाटर के अलावे जितने भी सॉल्वेंट बचे ऑल आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ऐसे कई नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। मैंने वाटर के अलावे जान लो ना, जितने बचे सभी नॉन एक्वस हुए। और यदि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूशन है तो वह कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ आसान सा क्लासिफिकेशन था कि वाटर यदि सॉल्वेंट है तो एक्वस, वाटर सॉल्वेंट नहीं है उसके अलावे कोई सॉल्वेंट है तो वह कहलाएगा नॉन एक्वस। और एक बड़ा ही सिंपल बेसिक सा एग्जाम्पल इसका, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि इन एक्वस सॉल्वेंट विच वन, इन एक्वस सॉल्यूशन विच वन इज ए सॉल्वेंट, ऑप्शन दे देगा ऐसे 4। तो वाटर को याद रखोगे कि वाटर एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है। तो जैसे मान लो आप NaCl लो, इसको वाटर में डिजॉल्व करो, घुल जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा। और चूंकि यह सॉल्यूशन वाटर में बना है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन वही आप AgCl लो और इसको वाटर में घोलो, नहीं घुलेगा, सॉल्यूशन तो बनेगा ही नहीं। लेकिन यही AgCl को यदि आप लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व करते हो तो डिजॉल्व कर जाएगा, तो यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलने वाले हो? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब बस एक बात क्लियर होता है कि वाटर यहाँ सॉल्वेंट है। वाटर है सो नहीं, वाटर एज ए सॉल्वेंट है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर रहना नहीं है, बल्कि वाटर एज ए सॉल्वेंट होना चाहिए। तो एक्वस वर्ड का मतलब वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, और नॉन एक्वस मतलब वाटर सॉल्वेंट नहीं है। तो वाटर के अलावा क्या है ये तो पता नहीं चलेगा इससे। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब NaCl वाटर में घोल के बनाया गया है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgCl, तो इससे पता चलेगा कि AgCl वाटर में नहीं घुला हुआ है। किस में घुला हुआ है ये तो फिर सॉल्वेंट के वहाँ से पता करना होगा, तब पता चलेगा इससे। तो यह हुआ एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, बस वाटर का सॉल्यूशन हो तो एक्वस और वाटर के अलावे कोई है तो नॉन एक्वस। उसके बाद अगला जो इसका है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ relative amount of solute and solvent, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेटिव अमाउंट के आधार पे। तो इस आधार पे सॉल्यूशन दो प्रकार का है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट इन विच solute is present in very less amount। अरे सॉल्यूट तो जनरली कम ही रहता है, लेकिन यहाँ बोला वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में होगा। तो सॉल्वेंट के तुलना में सॉल्यूट जितना कम है वह उतना डाइल्यूट होगा। एंड व्हाट अबाउट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? तो इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द अमाउंट रिलेटिव टू इट्स क्वांटिटी दैट कुड बी डिजॉल्व। ऐसे लिखेंगे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द ग्रेटर अमाउंट रिलेटिव टू इट्स क्वांटिटी दैट कुड बी डिजॉल्व्ड। क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सिंपली अभी इतना जानो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम हो सॉल्वेंट से। इन जनरल तो सॉल्यूट कम ही रहता है सॉल्वेंट से, लेकिन यदि वही सॉल्यूट का मात्रा सॉल्वेंट से बहुत कम हो तो वह डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन यदि सॉल्यूट उसमें लिमिट से ज़्यादा घुला हुआ हो तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। एक एग्जाम्पल से इसको समझा जाए, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि यह कोई क्लासरूम है, यह कोई क्लासरूम है और इस क्लासरूम को हम मान लेते हैं सॉल्वेंट। सपोज इस क्लासरूम में मैक्सिमम स्टूडेंट बैठने का जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, वह है 80 स्टूडेंट्स। एक क्लासरूम कंसीडर किया हमने जिसको सॉल्वेंट माने और मान लिए हैं कि इसमें मैक्सिमम जो है कितने बच्चे बैठे हुए हैं 80। तो 80 आप किस हिसाब से बैठाए? तो मान लो कि टोटल 16 बेंच डेस्क है और एक बेंच पे 5 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, तो इस हिसाब से हुआ 80। 16 बेंच डेस्क हुए, 16 बेंच और यह 5 जो है स्टूडेंट को बता रहा है। तो एक बेंच पे मैक्सिमम 5 बच्चे बैठते हैं और उस हिसाब से हमने बोला कि उस क्लासरूम का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, वह है कितना का? 80 का। अब इसमें से जो स्टूडेंट्स होंगे उन स्टूडेंट्स को हम लोग बोलने वाले हैं सॉल्यूट। अब ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं इन स्टूडेंट्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? सॉल्यूट। तो देखो सॉल्वेंट यहाँ कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इस क्लासरूम का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 80 है, वो था और वही रहेगा हमेशा। ई वैरी करेगा, स्टूडेंट का संख्या वैरी कैसे करेगा कि हो सकता है कभी 80 के 80 पूरे बच्चे आ जाएं, कभी 60 हैं, कभी 50 हैं, कभी 40 हैं, ऐसे करके भी हो सकता है। तो 80 से जितने कम स्टूडेंट्स रहेंगे उतना जगह क्लासरूम का खाली बचेगा और वह उतना ही डाइल्यूट केस कहलाएगा। मतलब सॉल्वेंट के तुलना में सॉल्यूट जितना कम है वह सॉल्यूशन उतना डाइल्यूट हुआ। तो डाइल्यूट को दो तरीके से आप बोलो, एक कि सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम है, या इसी को बोलो कि सॉल्वेंट का मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो वही बोले कि मैक्सिमम 80 बच्चे बैठे थे, अब 80 में मान लो कि 50 आए, तो 30 स्टूडेंट का जगह तो ऐसे वैकेंट रह जाएगा।
40 आए और वैकेंट रहेगा, 30 आए और वैकेंट रहेगा। तो ये जो देख रहे हैं कि स्टूडेंट कम होते जा रहा है, मतलब सॉल्यूट कम होते जा रहा है, सॉल्वेंट उतना ही है, तो यह केस उतना ही डाइल्यूट की ओर बढ़ रहा है। तो डाइल्यूट का मतलब हुआ कि सॉल्यूट कम होते जाए, कम रहे, या बोलो कि सॉल्वेंट ज़्यादा हो। तो यहाँ सॉल्वेंट के क्वांटिटी को हम लोग फिक्स करके चले हैं, सॉल्यूट के आधार पर इसको समझ रहे हैं। समझे बात को? तो यह डाइल्यूट वाला केस हुआ कि जितने कम बच्चे रहेंगे क्लासरूम में जगह उतना खाली रहेगा, और वह केस उतना ही डाइल्यूट होगा, उतना जगह खाली रहने वाला है। व्हाट अबाउट कंसंट्रेटेड? तो अब ऐसा करो, मान लो कि 80 के 80 बच्चे आ गए, पूरा क्लासरूम भरा हुआ लगेगा, अरे पूरा क्लासरूम भरा हुआ रहेगा, मतलब अभी कंसंट्रेटेड वाला केस हुआ। ये मान लो कि टोटल 80 बच्चे आए हैं, जगह ही उतना ही था बैठने का। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार जैसे स्कूल कॉलेजेज में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, होते हैं उसमें से 2-4 कोई बाहरी भी आ जाते हैं। तो जब 2-4 कोई बाहरी आ जाएंगे तो उसको तुम भगा तो नहीं सकते हो, एडजस्ट करना पड़ता है। और जब एडजस्ट करोगे तो क्या करोगे कि एक बेंच में जो 5 बैठ रहे थे, इसी में तुम बोलोगे बाबू थोड़ा सा खिसक जाओ, एगो और बैठा दिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा खिसका करके एक आधार बैठाते गए, और 80 के जगह आप इसमें 10 और ऐड करके टोटल 90। कैपेसिटी आपके पास कितना था? 80। 10 आपने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो जो 90 वाला केस है, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। लिमिट था 80 का, लेकिन लिमिट से ज़्यादा आप बैठा दिए तो वह कंसंट्रेटेड कहलाएगा। उसी प्रकार से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट लिमिट से ज़्यादा हो। अब जो अभी हम ये 90 स्टूडेंट किए, इसके लिए ना तो हम बेंच डेस्क बढ़ाए, ना तो क्लासरूम का साइज बड़ा किए, बस लिमिट से ज़्यादा उसी में हम एडजस्ट किए। उसी प्रकार से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ना तो सॉल्वेंट बढ़ता है बहुत ज़्यादा, जितना है सॉल्वेंट उतना ही रहेगा, बस सॉल्यूट उसमें लिमिट से क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो यह था डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बीच। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं करना है। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, और दूसरा लिखते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉन्क HNO3। तो यह जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, इसका एक फिक्स कंसंट्रेशन होता है 16 मोलर, मोलैरिटी के टर्म में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, 16 मोलर। अब इससे आप जितना कम करोगे वह उतना डाइल्यूट होते जाएगा। तो इसे कम करने का 2 उपाय है कि एक तो HNO3 का अमाउंट आप कम करो, या दूसरा कि इसमें वाटर मिलाते जाओ। तो दोनों केस में इसका 16 मोलर से घटेगा स्ट्रेंथ, और वह बदलते जाएगा डाइल्यूट की ओर। तो डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, तो कंसंट्रेटेड HNO3 मतलब इसका फिक्स है कि कोई भी कंसंट्रेटेड HNO3 हो, इसका इतना ही कंसंट्रेशन रहता है। हाँ, डाइल्यूट आप अलग अलग बना सकते हो। डाइल्यूट के लिए आप 2 मोलर बनाओ, M/10 बनाओ, M/100 बनाओ, डजंट मैटर क्या है, सब आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ऐसा तो यहाँ से हम लोग डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वाले केस को समझे, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना, इसलिए एग्जाम्पल दे करके बताया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम लोग आते हैं इसमें जो एक लास्ट क्लासिफिकेशन बचा सॉल्यूशन का, on the basis of amount of solute that can be dissolved or present in the fixed quantity of solvent। तो इस आधार पे जो है सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा इस कैटेगरी में आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा क्या अंतर है? तो आप क्या करो,
एक बर्तन में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोई सॉल्वेंट कंसिडर करो। सपोज इसमें हमने लिया है 100 ml वाटर, 100 ml वाटर, और आप क्या करो कि इस 100 ml वाटर में नमक डिजॉल्व करो, NaCl डिजॉल्व करो। आप NaCl को आप डिजॉल्व कर रहे हो तो क्या होगा, NaCl शुरू में डाले 5 ग्राम, घुल गया, 5 ग्राम और डाले, फिर घुल गया, 5 ग्राम और डाले, घुल गया। ऐसे ऐसे करके आप नमक डालते जा रहे हो और वह नमक उसमें घुलते जा रहा है और सॉल्यूशन बनते जा रहा है। तो जो आप नमक डालते जा रहे हो, नमक मतलब यहाँ नमक सॉल्यूट हुआ, ऑब्वियसली कम मात्रा में रहेगा, वाटर सॉल्वेंट है। तो ये जो सॉल्वेंट में आप थोड़ा थोड़ा सॉल्यूट डाल करके सॉल्यूशन बनाते जा रहे हो तो यह केस कहलाता है अनसैचुरेटेड। मतलब एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ वह सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट को घोला जा सके एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब आप एक चम्मच नमक घोलोगे तो एक चम्मच नमक घोलते घोलते ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा 1 kg नमक घोल दोगे 100 ml वाटर में, ऐसा है क्या? नहीं है। एक स्टेज आएगा जब नमक उसमें नहीं घुलेगा। तो मान लो कि आप थोड़ा थोड़ा करके नमक इसमें डिजॉल्व कर रहे थे और ऐसे करके आप जो है 20 ग्राम नमक डिजॉल्व कर दिए 100 ml वाटर में। लेकिन जैसे ही 20 ग्राम के बाद यदि 0.1 ग्राम भी नमक आप ऐड कर रहे हो तो वह डिजॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये जो 20 ग्राम पर 100 ml वाला केस आया कि वाटर का 100 ml में आप 20 ग्राम नमक ही मैक्सिमम डिजॉल्व कर पाए, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर प्रेशर फिक्स 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर। अच्छा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब तीसरा केस बचा इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमने देखा। अनसैचुरेटेड के बारे में क्या बतलाए कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे यदि और अधिक सॉल्यूट को आप डिजॉल्व कर पा रहे हो सॉल्वेंट का एक फिक्स्ड क्वांटिटी में तो वह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे और अधिक सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व किया जा सके। सो व्हाट अबाउट सुपर सैचुरेटेड? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब क्या होगा यहाँ? तो देखो, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है इसमें सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में होता है, उससे अधिक सॉल्यूट को आप नहीं डिजॉल्व कर सकते हो। और इस केस में हम लोग बोलते हैं कि यह जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में है। मतलब यदि अब और सॉल्यूट तुम ऐड करोगे ना तो वह सॉल्वेंट से इंटरैक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा कि वो सेपरेट हो जाएगा। तो ज़रा सा जो बात यहाँ बोला जा रहा है कि आप NaCl को घोलते जा रहे हो वाटर में, वो NaCl घुलते जा रहा है घुलते जा रहा है। तो घोलने का मतलब क्या हुआ कि यह NaCl के पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, उसके साथ कंबाइन करेंगे, और जब उनके साथ वो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो सेपरेट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे उसमें। तो इसलिए सॉल्यूट इक्विलिब्रियम में होगा सॉल्वेंट के साथ। सुपर सैचुरेटेड का केस हम लोग देख रहे थे। तो क्या देखें कि 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर 100 ml वाटर में मैक्सिमम 20 ग्राम NaCl घुल सकता है। अब आप क्या करो कि टेम्परेचर को थोड़ा चेंज करो। ये 25 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा करके आप इसमें 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाओ, इसको 35 कर दो। प्रेशर वही है, टेम्परेचर हम बढ़ाए। अब जब आप टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाओगे ना तो NaCl का सॉल्युबिलिटी थोड़ा बढ़ेगा, और हो सकता है कि 20 ग्राम में आप 2 ग्राम और डिजॉल्व कर दिए और अब जो है सो 22 ग्राम डिजॉल्व हो गया इन द सेम 100 ml ऑफ वाटर। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बन रहा था कि इसमें 20 ग्राम ही NaCl मैक्सिमम था 100 ml वाटर में,
अब वाटर अभी भी 100 ml है, लेकिन अब हम लोग 22 माने 2 ग्राम और एक्स्ट्रा NaCl को डिजॉल्व कर पाए। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या किए कि इस टेम्परेचर को बढ़ाए। तो सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम सॉल्यूट था, अब मैक्सिमम सॉल्यूट से भी हम लोग आगे बढ़ गए, तो इस केस को हम लोग बोलने वाले हैं सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड माने सैचुरेटेड से भी आगे। तो सैचुरेटेड से आगे का मतलब हुआ कि सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम 20 ग्राम घुल रहा था, अब उससे भी आगे चले गए, 22 ग्राम डिजॉल्व कर दिए, 2 ग्राम एक्स्ट्रा में। तो यह 22 ग्राम NaCl 100 ml वाटर में डिजॉल्व रहेगा एट दिस टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 35 से अगेन 25 होगा, ये जो 2 ग्राम एक्स्ट्रा NaCl आप इसमें घोले थे, वही 2 ग्राम एक्स्ट्रा NaCl इसमें सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा इसमें। तो यह केस कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि यदि आप टेम्परेचर को स्लाइट इंक्रीज करते हो तो सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी थोड़ा बढ़ेगा और अधिक सॉल्यूट को आप उसमें डिजॉल्व कर पाओगे। लेकिन यदि टेम्परेचर वापस वहीं आया तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डिजॉल्व किया था वही सेपरेट आउट हो जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड 3 केस देखे, अनसैचुरेटेड जिसमें और अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जा सके, सैचुरेटेड मतलब जिसमें और अधिक सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व किया जा सके, सुपर सैचुरेटेड मैंने टेम्परेचर बढ़ा करके अब ज़्यादा सॉल्यूट घोले लेकिन फिर टेम्परेचर कम किए तो जितना एक्स्ट्रा डिजॉल्व किए सैचुरेटेड के बाद वाला वही वापस सेपरेट आउट हो जाएगा उसमें। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और एग्जाम्पल क्या है समझोगे। जैसे मान लो कोई भूखा व्यक्ति है, भूख लगा है, उसको खाना खाना है, कोई नॉर्मल खाना उसको आप दिए और नॉर्मल खाना दिए तो खाएगा, थोड़ा थोड़ा खाते ही जाएगा। तो जो खाते ही जा रहा है इसका मतलब वो अभी अनसैचुरेटेड वाला केस है कि सॉल्यूट घुलते जा रहा है ऐसे। इस केस में सॉल्वेंट उसका पेट हुआ, हाँ, कि कितना उसका पेट में मैक्सिमम जा सकता है। तो पेट तो उसका फिक्स है, ऐसा नहीं है कि बढ़िया खाना बनाए तो पेट का साइज़ बड़ा हो जाएगा, अच्छा खाना नहीं बनाया तो पेट का साइज़ छोटा हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। मतलब सॉल्वेंट को कांस्टेंट रखना है, सॉल्यूट चेंज करना है। तो बताए एक भूखा व्यक्ति है, कोई सामान्य नॉर्मल खाना वह खा रहा है, खाते जा रहा है तो कहलाया अनसैचुरेटेड वाला केस। लेकिन खाते खाते एक वैसा स्टेज आएगा जब वह नहीं खा पाएगा, उसके बाद एक दाना भी वह नहीं ले सकता है। तो वह जो स्टेज आया जिसके बाद वो एक दाना भी और नहीं ले रहा है अंदर उस भोजन का, तो कहलाएगा सैचुरेटेड। मतलब वो मैक्सिमम खाना उसके पेट में चला गया, उससे अधिक खाना अब नहीं जा सकता है, पेट भर गया उसका। ये पेट भरने का मतलब जानते हो, जब हम लोग बोलते हैं कि पेट भर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पेट में अब जगह नहीं है? नहीं, पेट में तो जगह है, अभी भी जगह है। पेट भरने का मतलब होता है कि आपका पाचन तंत्र जितना खाना को पचा सकता था एट ए टाइम, उतना खाना आप उसको दे चुके हो। उससे ज़्यादा दोगे तो वह पचा नहीं पाएगा। ऐसा नहीं पेट में जगह नहीं है, पचा नहीं पाएगा। तो सब कोई अपने अपने पाचन तंत्र के हिसाब से खाना खाता है। जिसको ज़्यादा पचता है वो ज़्यादा खाता है, जिसका कम पचता है वो कम खाता है। वो डिपेंड करता है उसका पाचन तंत्र कैसा है। तो ये पेट भरने का मतलब हुआ कि आपका पाचन तंत्र मैक्सिमम जितना खाना को पचा सकता था आप उतना उसमें दे चुके हो, और वह कहलाएगा आपके लिए सैचुरेशन स्टेज। मतलब आप सैचुरेटेड बन गए। शुरू में आप खाते जा रहे थे तो अनसैचुरेटेड थे। अब पेट भर गया आपका, अब नहीं खा पाओगे। लेकिन खाने के बाद आपके पास एक वैसा चीज़ लाया गया जो फेवरेट है, जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते हो। कोई वेज में ही अच्छा हो, कोई नॉन वेज हो, कोई मिठाई हो, कुछ भी हो। मैंने हम सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं। शुरू में आपको नॉर्मल खाना खिला रहे थे, जब आपका पेट भर गया तो हम कंडीशन चेंज कर दिए। अब हम वह खाना लाए जो फेवरेट था। तो जब आपको नॉर्मल खाना दे रहे थे तो आप तो बोल रहे थे कि आप पेट भर गया, अब नहीं खाएंगे। लेकिन जब एक फेवरेट खाना देकर लाए आपके पास, बताया कि फेवरेट मतलब वह जिसको देखे बगैर आप रह ही नहीं सकते हो। मतलब कंडीशन हमने चेंज किया। तो अब क्या करोगे कि थोड़ा बहुत इस खाने को भी खा लोगे। थोड़ा बहुत ही खाओगे, बहुत ज़्यादा नहीं खाओगे। नहीं जितना शुरू से खाए फिर खा लेंगे, नहीं, थोड़ा बहुत तुम खा लोगे। लेकिन हम क्या बोले कि शुरू में तुम्हारा पेट भरा हुआ, मतलब तुम्हारा पाचन तंत्र जितना खाना पचा सकता था उतना भोजन मिल चुका है उसको।
लेकिन कंडीशन चेंज किए तो लालच के चक्कर में आप थोड़ा सा और खा लिए। तो अब जो थोड़ा सा खाना आप खा लिए तो पता है ना, थोड़ा ही खा पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो मन आपका बहका था यहाँ अच्छा भोजन देख करके थोड़ा और खाने का, तो जब ये भी खा लोगे तो फिर से आप नॉर्मल सिचुएशन में आ गए। अब खाना खाने के बाद, वो एक्स्ट्रा खाने के बाद जब नॉर्मल आए तो अब क्या होगा? क्या जो एक्स्ट्रा खाना आप लिए या खाना पचेगा? नहीं पचेगा। आप तुरंत वॉमिट करोगे, उसको निकाल दोगे, वॉमिटिंग हो जाएगा, क्योंकि जितना था वो तो आप खा लिए, तो लालच के चक्कर में आप थोड़ा सा ले लिए ना। तो मैक्सिमम जितना खाना था उससे ज़्यादा खाए, और जब फिर नॉर्मल गए तो जो एक्स्ट्रा खाए उसको निकाल दिए, तो ये हुआ सुपर सैचुरेटेड वाला केस। अब कॉरिलेट करो, समझ में आएगा कि शुरू में भूखे थे, थोड़ा थोड़ा खाते जा रहे थे, मतलब सॉलिड थोड़ा थोड़ा घोलते जा रहे हो, अनसैचुरेटेड। खाते खाते एक वैसा स्टेज आया जब और आप खा ही नहीं सकते, बशर्ते खाना वही है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो वह सैचुरेटेड। लेकिन कंडीशन चेंज किए, यहाँ टेम्परेचर चेंज किए, इसमें खाना चेंज किए, फेवरेट लाए, तो थोड़ा बहुत अब और होगा। लेकिन ऐसा करने के बाद जब नॉर्मल केस में आए तो जो एक्स्ट्रा था, चाहे एक्स्ट्रा खाना खाए चाहे एक्स्ट्रा सॉल्यूट पिए, वो सेपरेट आउट हो गया, तो ये कहलाया सुपर सैचुरेटेड। तो इस तरह से सॉल्यूशन के जितने भी क्लासिफिकेशन थे, जितने प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते थे, सब हमने देखा।